हेलो एवरीवन। अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि को समझेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस अधिनियम को क्यों लाया गया था। उसके बाद हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर बात करें भारतीय परिषद अधिनियम की, तो इसके लाए जाने का सबसे पहला कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं को शांत करना। 1892 आते आते भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना का काफ़ी ज़्यादा विकास होने लगा और वह इस ब्रिटेन की सरकार से ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करने लगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यह भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और इसके माध्यम से भारतीयों को सीमित भागीदारी भी दी गई और एक महत्वपूर्ण पहल किया गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा कि इनको बजट पर अब बहस करने के लिए भी अनुमति दे दी गई। लेकिन यह जो अधिकार थे वह काफ़ी ज़्यादा सीमित थे, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। अगला कारण था भारतीय राजनीतिक वर्ग को शामिल करना। तत्कालीन समय में अनेक राजनीतिक वर्ग उभर कर सामने आ रहे थे, तो ब्रिटेन की सरकार को लगा कि अगर हम इनको शासन में थोड़ी सी हिस्सेदारी देंगे तो इनसे हमें समर्थन मिल सकता है। तो इस वजह से भी यह अधिनियम लाया गया और इस प्रकार की यही शासन में हिस्सेदारी आगे चल के स्वशासन का मार्ग प्रशस्त करेगी। अगला कारण था विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी। अब क्योंकि भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी, जिसके कारण इस अधिनियम के माध्यम से जितने भी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं, उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इससे पहले क्या थे? इससे पहले केवल सरकारी सदस्यों का उसमें बहुमत था। तो इसके माध्यम से अब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। अगला कारण था ब्रिटिश शासन के लिए समर्थन बढ़ाना। अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर हम भारतीयों को शासन में शामिल करेंगे तो इससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग विकसित होगा जो कि इस ब्रिटिश शासन या फिर इस ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेगा। इस वजह से भी उन्होंने लोगों को शासन में भागीदार बनाया। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के बाद चलिए अब हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सबको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही अब वायसराय को, जितने भी अतिरिक्त सदस्यों की बात मैंने पीछे की, उनके मनोनयन का अधिकार किसको था? वह वायसराय को दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। अर्थात वायसराय कितने अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन कर सकता था? तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 लोगों का मनोनयन वह कर सकता था। लेकिन इसमें एक विशेष बात थी कि 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था और कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 10 से 16 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती थी। अगला प्रश्न है, बंबई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो जैसा कि केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय को सदस्यों के मनोनयन का अधिकार दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से बंबई, मद्रास और यहाँ तक कि बंगाल में भी उसको इनकी परिषदों में सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। तो वही पूछा जा रहा है कि उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो बंबई और मद्रास में यह संख्या थी कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन वायसराय कर सकता था। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो सही आंसर होगा अधिकतम 20 सदस्य। इसके विपरीत अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सदस्य संख्या मुंबई और मद्रास में कितनी थी? तो 8 से लेके 20 तक, लेकिन बंगाल में अधिकतम 20 तक, न्यूनतम कोई संख्या निर्धारित नहीं थी।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? तो इस केंद्रीय विधान परिषद में जितने भी अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की जा रही थी उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? तो जो केंद्रीय विधान परिषद थे उसमें अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति लोगों द्वारा डायरेक्ट नहीं होती थी, बल्कि वह परोक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होती थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अब जितने भी केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्य थे वह बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन इनका दायरा सीमित था। दायरा सीमित होने का मतलब कि वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे तथा कोई भी तर्क वाले प्रश्न वह नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न का मतलब अगर मैंने कोई प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न से संबंधित अगर मैं फिर से कोई प्रश्न पूछता हूँ तो उसे पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार नहीं था और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए क्या अनिवार्य था? तो 1892 के अधिनियम के अंतर्गत जितने भी नवीन विधि निर्माण होने थे उसके लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं को गवर्नर जनरल या फिर वायसराय की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही वे नवीन विधि निर्माण या फिर नया कानून बना सकते थे। अगला प्रश्न है, आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जिसमें आपातकाल या फिर विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभाओं की मदद से अब प्रांतों के लिए भी विधि निर्माण कर सकता था, लेकिन यह केवल आपातकाल में या फिर विशेष स्थिति में होता था। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। कैसे किया जाता था? जैसा कि मैंने बताया कि उनका चुनाव जो था वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता था। तो आखिर में कौन कौन से लोग भाग लेते थे? तो विश्वविद्यालय, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद, व्यापार संघ और जमींदार आदि की सिफारिशों पे ये चुनाव किए जाते थे। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय परिषद के जो गैर सरकारी सदस्य थे उनका निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर किया जाता था। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं जिसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय सभाएं थी उनके सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो मैंने बताया कि पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न वे नहीं पूछ सकते थे और इसके अलावा न ही उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो जितनी भी ये व्यवस्थापिका सभाएं गठित की गई थी उनकी वास्तविक स्थिति बस परामर्शदायी परिषदों जैसी थी। वे केवल परामर्श दे सकती थी, मानना न मानना गवर्नर या फिर वायसराय के हाथों में था। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेता थे, अर्थात वे कौन से नेता थे जिन्होंने 1892 के अधिनियम की आलोचना की थी? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो जब 1892 का अधिनियम लाया गया तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि इस सुधार का हमें पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन कौन से थे? तो मैंने जैसा कि बताया कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जा रहा था। तो उसमें प्रमुख नेताओं की बात करें तो पहले थे गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरे थे रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रमुख नेता थे जो कि उस केंद्रीय परिषद के सदस्य बने थे।
तो ये था हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम और उससे संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा ये विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रश्न यहीं से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है और हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने कमेंट हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगता है। इसके अलावा इन सभी क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।